है दोस्तों, चलिए तो आज हम नया यूनिट के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका 4th यूनिट है, जो कि है एसी ड्राइव। अभी तक हम लोगों ने डीसी ड्राइव कंप्लीट कर चुका है। अब देखिए ये एसी ड्राइव होता क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने ड्राइव का डेफिनेशन बताया था कि ड्राइव क्या होता है, कि ड्राइव एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपका मोशन को कंट्रोल करता है। द सिस्टम विच कंट्रोल्स द मोशन इज कॉल्ड ड्राइव। अब मैंने बताया था नेचर ऑफ सप्लाई के बेसिस पर आपका दो प्रकार का ड्राइव होता है, एक तो डीसी ड्राइव होता है, एक एसी ड्राइव होता है। अब डीसी ड्राइव क्या होता है, तो वैसे ही आपका एक ऐसा सिस्टम जो मोशन को कंट्रोल करे, लेकिन उसमें कौन सा सप्लाई पर वो सिस्टम काम करेगा, तो आपका कौन सा सप्लाई पे काम करेगा, डीसी सप्लाई पर। उसी प्रकार एसी ड्राइव क्या होता है, ये भी मोशन को ही कंट्रोल करेगा, लेकिन जो मोशन को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस लगाया जाएगा वो किस पर काम करेगा, कि नेचर सप्लाई का नेचर क्या होगा, तो एसी सप्लाई होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसी ड्राइव बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया सबको, एसी ड्राइव क्या होता है। अब देखिए इस 4th यूनिट एसी ड्राइव के अंतर्गत अब आपका जो फर्स्ट टॉपिक है पढ़ने वाले हम लोग कि स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है, वैसे तो हम लोग पहले भी बात किए हैं, स्टार्टिंग ब्रेकिंग की बात की है, डीसी एसी दोनों में बात की है, बट अब आप लोग को 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपको पढ़ना है क्या, एसी ड्राइव के अंतर्गत स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो इसमें दो मेथड आपको पढ़ना है स्पीड कंट्रोल का, एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड और दूसरा का एक वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्पीड कंट्रोल को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक के बारे में जानते हैं कि इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर का टॉर्क कैसे क्या होता है, कितना होता है ना, ये सभी जानेंगे और किस प्रकार से इसके टॉर्क को वैरी करके इसके स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर में पहले ये बताइए मुझे कि इंडक्शन मोटर में जब आप सप्लाई देते हैं तो जो आपका एमएमएफ जनरेट होता है स्टेटर से, वो कितना से रोटेट करता है, तो एनएस स्पीड से रोटेट करता है, जो कि आपका होता है क्या, सिंक्रोनस स्पीड होता है। अब सिंक्रोनस स्पीड से ये रोटेट करता है तो उसका रोटर का स्पीड क्या मान लिया हम लोग, एनआर से रोटेट कर रहा होगा, जो कि रोटर स्पीड है। उसी प्रकार बताइए स्लिप स्पीड क्या होगा, स्लिप स्पीड कहने का मतलब क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर एनएस माइनस एनआर। क्या होता है रिलेटिव स्पीड, दोनों के बीच का रिलेशन, यानी कितना एक दूसरे से रिलेशन में वर्क कर रहा है, वही आपका क्या होता है, रिलेटिव स्पीड कहिए या स्लिप स्पीड कहिए। अब बताइए पर यूनिट स्लिप कितना होगा, तो आप बोलिए पर यूनिट स्लिप क्या होता है, तो आप लिखते थे पर यूनिट के लिए आप लोग क्या लिखते थे कि एक्चुअल बटा बेस लिखते थे। तो बेस तो मेरा यही है और एक्चुअल में रोटेट कितना से कर रहा है, एनएस माइनस एनआर से, तो और बेस कितना है एनएस से, तो उससे मेरा क्या निकल जाएगा, पर यूनिट स्लिप कहिए या इसी को सिंपल में आप स्लिप कहते थे। ठीक है, उसी प्रकार बताइए परसेंटेज स्लिप कितना होगा, ये पर यूनिट स्लिप मैंने कैसे बोल दिया, जैसे आप पर यूनिट इंपीडेंस निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, एक्चुअल इंपीडेंस बटा बेस इंपीडेंस देता था क्या, पर यूनिट इंपीडेंस, तो उसी प्रकार मैंने पर यूनिट स्लिप निकाला। आगे देखिए परसेंटेज स्लिप कितना होगा, तो आप बोलेगा सर एनएस माइनस एनआर इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा परसेंटेज स्लिप निकल जाएगा। आगे बात करते हैं, अब बताइए अगर मैं स्टैंड स्टिल, जब मोटर आपका रुका हुआ होता है, तो रोटर जब स्टैंड स्टिल में रुका अवस्था में होता है, तो उस दौरान अगर मैं पूछूं कि आपका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा रोटर का, तो आप क्या बोलते हैं कि स्टैंड स्टिल के केस में आपका स्लिप कितना होता है, 1 होता है। तो जब 1 होता है तो आपका क्या होगा, ये ईएमएफ का टर्म में भी पहले क्या आता था, अगर रनिंग कंडीशन में रहा था तो ईएमएफ के टर्म में स्लिप का टर्म आता था। याद आ रहा है सबको, एसी मशीन आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें बताए होंगे सर किस प्रकार से ये इक्विवेलेंट सर्किट ये ट्रांसफार्मर की तरह ही है, याद आ रहा है सबको। देखो अब यहाँ पर स्लिप का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, E2 बच जाएगा। अब E2 के चलते I2 जनरेट हुआ है और इसके सीरीज में क्या लगा हुआ है, एक R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, किसका, रोटर के सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। उसी प्रकार H2 क्या है, रोटर का इंडक्टेंस है, और इसे कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। तो आपसे ही कोई पूछ दे कि इस I2 करंट का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जो है I2 करंट होगा, आप बोलेंगे सर जितना वोल्टेज अप्लाइड हुआ है टोटल इंपीडेंस, तो वोल्टेज कितना अप्लाई हुआ है E2 और बटा में टोटल इंपीडेंस कितना है, तो R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। देखिए वही निकल गया है, तो ये आपका क्या हो गया, करंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, रोटर सर्किट में कितना करंट हुआ। अब उसी प्रकार पूछ दूं मैं
कि आपका रनिंग कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। तो आप बोलिएगा सर जो ये x2 का टोटल वैल्यू था इसमें स्लिप का टर्म आ जाएगा और e2 में भी किसका टर्म आ जाएगा, स्लिप का टर्म आ जाता है रनिंग कंडीशन में। तो रनिंग कंडीशन में स्लिप का टर्म कितना s * e2 और s x2 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को क्लियर होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे होंगे। तो ये R2 ये I2s हम मान लीजिए फ्लो हो रहा है करंट, तो ये I2s स्लिप आने के चलते ये I2s का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये टोटल वोल्टेज अब आता है टोटल इंपीडेंस का टोटल वोल्टेज s * e2 √r2 का स्क्वायर s स्क्वायर * x2 का स्क्वायर। ये बात सभी को समझ में आया, ये I2 कितना हो गया, यानी यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि रनिंग कंडीशन में जब आपका रोटर रोटेट कर रहा होगा तो कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इतना कुछ फ्लो हो रहा होगा। और जब आपका रोटर स्टैंड स्टिल में होगा, जब आपका रोटर रोटेट नहीं कर रहा होगा, स्टैंड स्टिल चुपचाप खड़ा होगा, और जब आप सप्लाई दिए होंगे तो इनिशियली तो रोटेट नहीं कर रहा होगा, तो उस दौरान जो आपका करंट का वैल्यू होगा कितना होगा, ये होगा e2 √r2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ये सभी को बात क्लियर होगा। अब यहाँ से बताइए टॉर्क का फार्मूला क्या होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है k s e2 स्क्वायर r2 बटा में r2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर * x2 का स्क्वायर। ये सबको नोन होगा। ये 3 फेज इंडक्शन में सर आपको प्रूव करके भी दिखाए होंगे कि ये टॉर्क का फार्मूला कैसे आता है। क्लियर हुआ सबको बात, इतना तक।